अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। वीडियो लेक्चर नंबर 13। स्टूडेंट, हम क्लास सेकंड ईयर बायोलॉजी में बॉटनी सेक्शन में चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को हमने देखा था, और उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमने जो है डिफरेंट फैक्टर डिस्कस किए थे, क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और एडाप्टिव फैक्टर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें हमने लाइट को डिस्कस किया था। आज जो फर्दर जो डिस्कशन शुरू कर देंगे हम, वो अबाउट द एबायोटिक क्लाइमेटिक फैक्टर्स को मजीद डिस्कस करेंगे, जो हमारे रह चुके थे टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर एंड विंड एंड फायर। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से थे। प्रीवियस लेक्चर से हम लिंक करते हुए इस बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था लाइट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 12 के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की ड्यूरेशन और लाइट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए किसी भी एक इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें आसानी से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सके। दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर स्टूडेंट टेम्परेचर, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास है एटमॉस्फेरिक एंड विंड, और फोर्थ वन है हमारे पास वाटर, और लास्ट हमारे पास है फायर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स के अंदर हम ये टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक, विंड, वाटर और फायर, इसको डिस्कस करेंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे आप जानते होंगे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट्स के हवाले से, क्योंकि वजह यह है कि अगर टेम्परेचर्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर की सूरत में हो या कंज्यूमर, यानी कि प्लांट्स की सूरत में हो या एनिमल्स की सूरत के अंदर हो, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वेरिएशंस आती है। ठीक है, जैसा कि आपने एंजाइम टाइप चैप्टर पढ़ा होगा कि एंजाइम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एंजाइम की एक्टिविटी शो होती है। इस तरह टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं 25 सेल्सियस से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कुछ अगर सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो हाइबरनेशंस में चले जाते हैं। कुछ टेम्परेचर्स के वेरिएशंस आती हैं ब्रीडिंग के अंदर, कुछ टेम्परेचर की वेरिएशंस आती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। किसी को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है अपने फ्लावर ग्रो करने के लिए, किसी को कम चाहिए होता है। तो टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, हाई टेम्परेचर पे एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। तो वेरिएशंस आती रहती हैं टेम्परेचर्स की ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर। कोई सी भी इकोसिस्टम्स के अंदर हम देखते हैं टेम्परेचर एक फिक्स नहीं रहता, बल्कि इसकी वेरिएशंस आती हैं। इस वेरिएशंस की बिहाफ के ऊपर जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स की सूरत में हो चाहे वो एनिमल्स की सूरत के अंदर हो, वो भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी चेंज करते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन की सूरत के अंदर हो या वो ग्रोथ पैटर्न्स की सूरत के अंदर हो। इस वजह से इस डायग्राम में देखते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में मोस्टली जो प्लांट्स के अंदर है वो डिपेंड्स करते हैं टेम्परेचर्स के ऊपर। अक्सर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है प्लांट्स हो या एनिमल्स के अंदर मिनिमम हो जाता है लो टेम्परेचर के ऊपर, और इंक्रीज हो जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, और हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लांट का मेटाबॉलिक एक्टिविटी टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर्स की बिहाफ पे अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अब नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट जो कि क्लाइमेटिक फैक्टर से रिलेट होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं वाटर। स्टूडेंट, जैसे जानते हैं कि वाटर एक जिंदगी है, वाटर के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, जिसकी वजह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू ग्रो एंड सर्वाइव। अब वाटर का जो साइकिल चलता है स्टूडेंट्स हमारे पूरे इस एनवायरनमेंट्स के अंदर, वो किस सूरत के अंदर होता है? रिवर की सूरत में, लेक की सूरत में, पॉन्ड्स की सूरत में, सी वाटर की सूरत के अंदर। जो वाटर का एक साइकिल जो चलता है, वाटर साइकिल से चलता है। जैसे कि इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जैसे कि वाटर जो है, आपको पता है कि मोस्टली जो है वो
बायोस्फीयर अगर हम देखते हैं तो उसमें 75% जो है वाटर कॉन्स्टिट्यूट होता है और 25% जो होता है वो अर्थ सरफेस होती है। अब आपको पता है कि सी वाटर से एवापोरेट हुए, एवापोरेशन हुई, एवापोरेशन से फिर कंडेंसेशन हो गई, यानी कि ये क्लाउड्स फॉर्म होना शुरू हो गए। अब आप देखते हैं कि काले बादल और गहरे बादल जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन फॉर्म, जिसके अंदर इसका मतलब है कि ये क्लाउड जो होते हैं ये रेन फॉर्म कर सकते हैं, रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर का परफॉर्म क्या होता है, क्या रोल होता है इकोसिस्टम्स के अंदर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वेजिटेशंस होती हैं, प्लांट जो ग्रोथ करते हैं वो विदाउट वाटर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर भी एक इसेंशियल रिएक्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको पता है कि वाटर भी एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स बगैर वाटर के सॉल्युबिलिटी से प्लांट्स के अंदर नहीं जा सकते। या एनिमल्स अगर कोई चीज न्यूट्रिएंट्स हासिल करना चाह रहे हैं वो वाटर के जरूर ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट वाटर के साथ ही प्लांट्स या एनिमल्स बॉडी के अंदर जा सकते हैं। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं वो प्लांट्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि प्लांट्स की बॉडी को मेंटेन करते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अगर हमारी ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, अगर वाटर ह्यूमन बीइंग ड्रिंक नहीं करें तो डिहाइड्रेशन कॉज हो सकती है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो वाटर भी मेजर रोल अदा कर रहा है अपने इकोलॉजी के अंदर। अगर वाटर को अगर हम इकोलॉजी से अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एटमॉस्फेरिक एंड विंड है। एटमॉस्फेरिक के मतलब क्या होता है कि जो भी प्रेशर, एयर का प्रेशर जो अर्थ के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जितनी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते रहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि कौन सी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रिएक्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये जहन में रखना है कि एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आपने गैसेस चेंज कर दी तो प्रॉब्लम। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, अभी हम एटमॉस्फेयर की अनडिजायरेबल चेंजेस की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। अब आप हाई एल्टीट्यूड के अगर आप चले जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम होगी तो मॉइस्चर कम हो जाएगा। जब मॉइस्चर कम होगा तो प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब इंसान के अंदर बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है अगर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर लिव कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स अलग से जो है वो सब जो है वो फेस करनी होती है, और जो लो एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं उनको अलग जो है फेस करनी होती है। तो वो डिपेंड ड्यूरिंग हैबिटाट के एतबार से वो अपनी चेंजेस को मैनेज कर देते हैं। अब विंड्स की बात करते हैं। विंड्स और एटमॉस्फेयर में क्या फर्क है? विंड्स बेसिकली जो होता है फ्लो ऑफ एयर्स को कहते हैं विंड्स। इंक्रीज अगर रेट, अगर विंड्स का अगर इंक्रीज रेट हो जाता है किसी भी एनवायरनमेंट में तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो सकती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर वाटर लॉस भी ज्यादा हो सकता है। और विंड्स जो है वो कोल्ड भी हो सकती हैं, हॉट भी हो सकती हैं। अच्छा, विंड जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस होती है रेंज के अंदर। अच्छा, सैंड्स एरिया के अंदर अगर हम देखें तो सैंडी एरिया के अंदर विंड चलती है तो पूरा पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, विंड्स की फॉर्मेशन, विंड्स की वजह से ही जो रिवर और लेक और जो है वाटर बॉडीज जो है फॉर्म होती हैं, रिवर की सूरत में, लेक की सूरत के अंदर। अगर ज्यादा हवा चलना शुरू हो जाए तो फॉरेस्ट के अंदर आपको पता है कि ट्रीज वगैरह जो डिस्टॉर्ट भी हो सकते हैं, इसकी ग्रोथ भी कम हो सकती है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ हंटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, प्रे करते हैं अपने हैबिटाट्स के अंदर विंड्स के जरिए। तो विंड्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इकोसिस्टम के हवाले से। इसमें नेक्स्ट फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। फायर। अब जहन में ये आता है कि फायर तो जारी बात है इकोलॉजी को तबाह कर रहा होगा, इकोलॉजी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। कुछ इसकी जो है वो डिजास्टर्स भी होते हैं, कुछ इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस भी होती है। इम्पोर्टेंस क्या है कि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है उसकी डायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये हैबिटेट स्ट्रक्चर्स को फायर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी नेचुरल फायर है, किसी इंसान ने पेट्रोल डाल के इस जंगल को आग नहीं लगाई, बल्कि नेचुरल प्रोसेस से ये आग हुई। आपको पता है कि फॉरेस्ट के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स ज्यादा उधर जो है वो पाए जाते हैं।
अब क्या होता है कि फ्रिक्शंस की वजह से इग्निशन प्रोड्यूस होता है और फायर जो है वो फॉरेस्ट के अंदर लग जाती है। अब ये चेंजेस की वजह से क्या फर्क आता है? आपको पता है कि फायर की वजह से जो है एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज होते हैं, रेन्स के जो टाइम पीरियड है उसकी स्केड्यूल्स के अंदर जो है वो फर्क आता है, पीएच के अंदर, सॉइल की पीएच के अंदर फर्क आता है, लाइट के एतबार से फर्क आता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जैसे आपकी कोर्स बुक में लिखा हुआ है पायरोफाइलिस एक फंजी होती है, ये इसकी जो फेवर होती है ग्रोथ की वो फायर कंडीशंस के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो क्लाइमेटिक फैक्टर था वो तमाम हमने डिस्कस कर दिए। लाइट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक एंड विंड, वाटर और फायर को डिस्कस किया। स्टूडेंट हम नेक्स्ट अब फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, टोपोग्राफी फैक्टर और एडेप्टिव फैक्टर। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आप जरूर जो है वो उसको देखिएगा, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।